नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत करते हैं आप सभी का CUET इंडिया के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल को पढ़ा था, तो मौर्योत्तर काल का जो समय था वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का जो समय था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने स्थानीय वंश और विदेशी आक्रमणकारी जो है उनके बारे में पढ़ा। आज हम उसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके प्रैक्टिस करने वाले हैं हम सभी। तो आइए बिना समय गवाए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। जो मौर्योत्तर काल के राजा थे, मौर्योत्तर काल के, इसमें एक मौर्य काल के राजा का भी नाम दिया, अशोक का नाम दिया गया है, हर्ष का नाम दिया गया है, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल, इन 4 राजाओं का नाम दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन से राजा जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था। अशोक तो पता ही है, ब्राह्मण धर्म को अपनाया, फिर बाद में बौद्ध, और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही उसने विशेष कार्य किए जो उसके इतिहास में वर्णित है। पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल, बताइए सबसे सही उत्तर क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। कलिंग नरेश जो थे खारवेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नरेश है, कलिंग नरेश खारवेल, याद रखिएगा इनका नाम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। 4 अश्वमेध यज्ञ, जो पुष्यमित्र शुंग थे वो किसके संस्थापक हैं, तो शुंग वंश के संस्थापक है। भाई सभी को पता है कि शुंग वंश के संस्थापक हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध, 2 अश्वमेध किए थे। इसका प्रमाण कहां से मिलता है, तो धनदेई का जो अयोध्याभिलेख है वो 6ठे वंशज थे शुंग वंश के, तो उनसे मिलता है 2 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण। क्या मिलता है, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। लेकिन इसमें पूछा है कि 4 अश्वमेध पूछा है, 4 अश्वमेध का संपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवरसेन, प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश से संबंधित है प्रवरसेन प्रथम। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय जो थे क्या इनका मूल स्थान क्या था। जो चंद्रवंशीय शासक थे इनका मूल स्थानों के बारे में, जैसे आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, मध्य एशिया बताया गया, उसी प्रकार पूछा है जो चंद्रवंशीय शासक थे इनका मूल निवास स्थान क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, काशी, प्रतिष्ठानपुर, अयोध्या, श्रावस्ती। श्रावस्ती की पहचान सहेत महत, सभी को पता है। बताएं सभी का उत्तर। इसका सही उत्तर जो है चंद्रवंशी जो थे शासक, प्रतिष्ठानपुर इनकी राजधानी थी या मूल निवास स्थान भी था इनका। कौशेय, बताइए कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रेशम के लिए, लोहा के लिए, या नहीं, रेशम के लिए, कपास के लिए, सन के लिए, ऊन के लिए, किसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो है कौशेय शब्द प्रयोग किया जाता है। कौशेय हमने बताया था जब थ्योरी वाले, इसको ये क्वेश्चन लग रहा है हमको, 1-2 पिछले चैप्टर में भी आया था कौशेय का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही, कौशेय जो है रेशम के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहां के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। सारिपुत्र के अवशेष किस स्तूप से प्राप्त हुए हैं। सभी को पता है कि जो स्तूप होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें किसी न किसी महान व्यक्ति के क्या होते हैं, उसकी अस्थि अवशेष रखकर और उस पर स्तूप का निर्माण किया जाता है और उसकी पूजा की जाती थी। तो ये जो है पूछा है कि सारिपुत्र के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, किस स्तूप से प्राप्त हुए हैं। सारनाथ, कुशीनगर, सांची, राजगृह। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सारनाथ पता है, हमने बताया था, सारनाथ धमेख स्तूप यहाँ पे स्थित है। कुशीनगर में भी बौद्ध से संबंधित स्तूप स्थित है। सांची सभी को पता है, रायसेन जिला सांची। राजगृह, बताएं सही उत्तर क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सांची। सांची से सारी याद रखेंगे, सांची से सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांची के महास्तूप के 4 तोरण, जो सांची के महास्तूप था उसमें जो इसके देखिए तोरणों का निर्माण बाद में सातवाहनों द्वारा किया गया। तो जो तोरणों का निर्माण किया गया उनमें जो सबसे पहला तोरण बना वो कौन सा तोरण बना था। सबसे पहला तोरण
4 तोड़ बने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसमें से सबसे पहला तोड़ कौन सा बना? सही उत्तर दें आप सभी ऑप्शन से। सबसे पहले बता दें आपको कि इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दक्षिणी। जो दक्षिणी तोरण था वो सबसे पहले उसका निर्माण किया गया था। क्लियर है? नोट करते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख के सातकर्णी का समीकरण किया जाता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है उसमें देखिए भारतवर्ष का जो भारतवर्ष का हमने बताया था वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलता है। भारत का नामकरण के संबंध में भारतवर्ष का संबंध भारतवर्ष से किया जाता है। इसमें जो पूछा है इस सातकर्णी का, जिसमें सातकर्णी का नाम उल्लिखित है हाथी गुफा अभिलेख में, वो किस शासक से संबंधित है? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी और यज्ञसी सातकर्णी। यज्ञसी सातकर्णी के समय हमने बताया था शकों और सातवाहनों का संघर्ष समाप्त हो गया था, अंतिम चरण चल रहा था। यज्ञसी सातकर्णी के समय ये सातवाहन शासक है, यज्ञ सभी सातवाहन शासक हैं। तो यज्ञसी सातकर्णी के समय क्या हुआ? जो है चल रहा था संघर्ष, किसके बीच? शक और सातवाहनों का संघर्ष चल रहा था। और इसी समय इनका क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है, मतलब समाप्ति का चरण चल रहा था। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी जो प्रथम है सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, हमने बता दिया था कल। और सातकर्णी प्रथम का समीकरण सातकर्णी से किया जाता है जो हाथी गुफा अभिलेख में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में ऑप्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको बताते हुए चलूंगा मैं, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या पता ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन पूछने का तो एग्जामिनर का तरीका बहुत अलग हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हमें कोई चांस नहीं छोड़ना है कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछे, हमें उसका उत्तर देना है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते ही होंगे, आप लोगों ने पेपर उठाया होगा तो देखा ही होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन। सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। सांची के कला में जो है, सांची का जो स्तूप बना है, वहां के जो तोड़ बने हैं, दीवार है, उस पे क्या है? बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है, ये कथन है। सांची का बुद्ध के जीवन का निकट का संबंध था। सांची जो स्तूप है बुद्ध के जीवन से निकट संबंध रखता है। क्या है कारण सही है उसका? तो बताएं आप सभी, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन पढ़ लें, आप सभी को दिख रहा है? ऑप्शन पढ़िए आप सभी। देखिए जो सांची था, सांची में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन तो हुआ है। ये हमें सांची का स्तूप का जब इमेज देखेंगे हम तो उससे क्लियर हो जाएगा कि उसमें बुद्ध के जीवन का अंकन हुआ है। तो बुद्ध ए तो सही है, इसमें ए सही है, ए सही है, किंतु आर गलत है। सांची का जो बुद्ध के जीवन के निकट का संबंध नहीं है, सांची स्तूप से बुद्ध के निकट जीवन से कोई संबंधित नहीं है। अंकन भले ही उस पर हुआ है लेकिन यही एकमात्र स्तूप है जिसका उनसे निकट से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब सही ए हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण का दूसरा क्वेश्चन। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर गणेश अंकित हैं। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर क्या है? गणेश अंकित हैं। गणेश भगवान की चर्चा कर रहा है यहाँ पे। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का केंद्र था। मथुरा के कंकाली टीला से हमें साक्ष्य मिला है, वहां से जैन धर्म का साक्ष्य मिला है। तो बताएं ए और आर दोनों सही तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए और इसका उत्तर लगाइए। खुद से अपने मन में सोचिए और सही उत्तर आप लगाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आप सभी लोग समय ले लीजिए। देखिए जो बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर गणेश अंकित है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। हमें सिक्कों के जो साक्ष्य मिले हैं उन पर ये चीज हमको देखने को मिल जाता है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। केंद्र तो था लेकिन यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सिक्कों से चीज पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, मथुरा जैन धर्म का केंद्र था। मतलब ए सही है, आर सही है, दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। यहाँ भाई देखिए क्या पूछा है, सिक्का पूछा है कथन में और कारण में धर्म दे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग एक बार इसको देख लें कैसे ये सही हुआ है। सही ऐसे हुआ है क्योंकि इसने पूछा है सिक्कों से संबंधित चीज, कथन में क्या पूछा है, सिक्का पूछा है और कारण दे दिया है धर्म, तो यानी कि ए की सही व्याख्या आर नहीं है। इसमें भी सिक्का से कोई कारण दिया होता तो हम उसको सही होता तो उसको ए की सही व्याख्या ये मार लेते, ऊपर वाला क्वेश्चन सही हो जाता ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लिख लीजिएगा इसको, जो बड़े क्वेश्चन है ऐसे नोट नहीं कर पा रहे हैं आप जल्दी जल्दी में, तो क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और बाद में अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर कीजिए। कथन है, कारण है, यज्ञसी सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया। दूर के देशों के साथ, कारण है, दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सामुद्रिक व्यापार चलता था। बताएं, दिख रहा है सभी को? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा भाई? सही इसलिए हो जाएगा कि यज्ञसी सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय क्या अंकित कराया था। जहाज का, सिक्कों पर उसके जहाज का अंकन मिलता है। और एक और आया था, उनके क्या मिलता है, जहाज, पतवार के साथ जहाज मिलती है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कल मैंने इसको बताया था, 2 बार बताया था इस चीज को, इसका बताइएगा। आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि क्या इसका सही उत्तर होगा। दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सामुद्रिक व्यापार चलता था। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। सही है। क्यों सही है? क्यों सही है? क्योंकि भाई ये देखिए, जो व्यापार होता था उसका जो अंकन किया गया, व्यापार की समुद्री के व्यापार के माध्यम से होता रहा होगा, तो उसमें नाव की सहायता लिया होगी, तो उसके सिक्कों पर नाव का अंकन है और यहाँ पे क्या मिला है, सातवाहन राज्य का उसके सामुद्रिक व्यापार का चलता था। दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। बताएं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चार सद्दा पुष्कलावती, सिरकप तक्षशिला, नागार्जुनी कोंडा, धान्य कटक, ताम्लुक ताम्रलिप्ति। तो इसमें कोई बता सकता है भाई कि जो नागार्जुनी कोंडा है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, धान्य कटक। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? बताएं। शीशे के सिक्के किस हिंद यवन ने जारी किए? जो इनका समय काल था हिंद यवनों का, ये क्या है, हिंद यवन का जो समय काल था आप सभी को पता है, मैं बता देता हूं। 25 ईसा पूर्व से 31 ईस्वी तक इनका जो समय था, 25 ईसा पूर्व से और 31 ईस्वी तक इनका जो समय था वो चला था। इसमें जो सिक्के, शीशे के सिक्के जारी किए थे वो थे स्टेटो द्वितीय। स्टेटो द्वितीय ने क्या किए थे भाई? सिक्के जारी किए थे। किसके? शीशे के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव कृष्ण दोनों का अंकन मिलता है? वासुदेव कृष्ण। दोनों अंकित हैं भाई। किसके सिक्कों पर मिलता है दोनों का अंकन? बताएं आप सभी। हुविष्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अगाथोक्लीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगाथोक्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? कौन सा इसमें से एक है जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है। बिंबिसार, मिलिंद, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत। गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत का तो
एकदम बात ही नहीं उठेगा, क्योंकि ये दोनों समकालीन माने जाते हैं। हमने बताया था ना, एक युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कौशल का राजा था कौन, प्रसेनजीत। तो ये कौन था, बुद्ध के समकालीन थे प्रसेनजीत। बिंबिसार और मिलिंद, बिंबिसार भी सबको पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मिलिंद, मिनांडर मिलिंद। ये जो है क्या था, एक में समसामयिक नहीं था। आगे बढ़ते हैं, बेसनगर अभिलेख। हमने बताया था कि अभिलेखों से इंपॉर्टेंट है मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, अभिलेख दोनों के इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों को और सिक्कों को जरूर आप लोग याद रखिएगा। बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। बेसनगर जो अभिलेख है हेलियोडोरस का है, सभी को पता है। ये निवासी कहाँ का था, कहाँ निवास करने वाला था ये भाई, जो हेलियोडोरस था, बताएं आप सभी। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। सभी को पता है जो साकल है सियालकोट से इसकी संबंध किया जाता है, और जो मथुरा है, मथुरा पता था आपको, जैन धर्म से यहाँ कंकाली टीला प्राप्त हुआ है। पुष्कलावती, तक्षशिला, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा हेलियोडोरस भाई तक्षशिला का निवासी था। कहां का, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, क्या है, वर्जित है, वर्जित नहीं वर्जित, वर्जित है। किसमें, किस ग्रंथ में कहा गया है, जातक में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, मनु स्मृति में, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के रचयिता सभी को पता है कौन है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। मौर्य काल को जो पढ़ाया तो इनके बारे में, इनके उपनामों की भी चर्चा किया गया था। जातक जो है बौद्ध धर्म की कथाएं हैं, जातक में बौद्ध धर्म से, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कथाएं हैं उनका वर्णन मिलता है हमें जातक के अंतर्गत। याज्ञवल्क्य और मनु स्मृति दोनों ये क्या है, स्मृतियां हैं। 6 स्मृतियां हैं, इसमें से याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, ये तमाम स्मृतियां हैं। इसको आप लोग, एक वीडियो रिकॉर्ड है पहला उस पिछले का, उसमें आप लोग जाके स्मृतियों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जब हमने वैदिक काल को पढ़ाया था। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, पुनर्विवाह किसमें वर्जित है, तो हो जाएगा मनु स्मृति में भाई। जो मनु स्मृति है ये विधि विषय ग्रंथ है, स्मृतियां विधि विषय ग्रंथ मानी जाती थी, और इन्हीं में भाई मनु स्मृति पुनर्विवाह का मना है, पुनर्विवाह के बारे में मना किया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। जो विदेशी थे, देखिए जो मौर्य काल में विदेशी आक्रमण हुए, और स्थानीय वंश जो था शुंग, कण्व, सातवाहन ये चल रहा था, साथ साथ इक्ष्वाकु हो गया। और जो विदेशी आक्रमण हुए कौन कौन से हुए थे, वो हिंद यवन, शक, कुषाण, ये जो विदेशी आक्रमण हुए थे, इनको क्या क्या आ गया है, भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था। तो इन्होंने कहा है व्रात्य क्षत्रिय, वात्र क्षत्रियों का इनको स्थान दिया है। क्षत्रियों से संबंधित, क्षत्रियों नहीं व्रात्य क्षत्रियों से, इस चीज को याद रखिएगा, वात्य क्षत्रिय। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था, गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मौर्य काल में भी बताया गया है, तो आप लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं, आप लोग वीडियो देखे होंगे तब। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त और अशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त और अशोक। क्या दिया था, जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर सी। सभी क्लियर है।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? जो काव्य शैली है इसका प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन, अशोक, राजेंद्र प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक सही जवाब है इसमें से, आप लोग बताइए। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये क्या है? काव्य शैली। काव्य शैली कौन सी थी इसमें? चंपू। संस्कृत में है भाई ये, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बताया गया आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग याद करते हुए रिवीजन करते हुए चलिए। थ्योरी वाले पार्ट को भी, जो इससे संबंधित चीजें आएंगी उसका मैं रिवीजन कराते हुए चलूंगा आपको, क्योंकि चीजें पीछे की भी आपको याद होती चली जाए। बिना बेगार के, बेगार मतलब कर होता है भाई एक तरह का, मतलब बेगारी मतलब बिना पैसे के काम कराना। बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के मतलब बिना पैसे काम नहीं कराया भाई, पैसा लगा के उसमें काम करवाया गया था। तो झील का जीर्णोद्धार कराया था, किसने कराया था, किसके समय में हुआ था? बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर बताएं इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन। सुदर्शन झील का भाई इन्होंने क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था बिना बेगार के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा भाई वाराणसी में स्थित है सारनाथ। अभिलेख की तिथि पूछा है, अभिलेख की तिथि क्या अंकित है? उस पर अभिलेख पे कौन सी तिथि अंकित की गई है जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा है कनिष्क के समय की? तो बताएं इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 81 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1 मिनट। इक्यासी ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो हो जाएगा इसका बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि हो जाएगा 81 ईस्वी सन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? हमने बताया कि कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य के रूप में निवास करते थे, और भी लोग जो थे, नागार्जुन थे, ये लोग क्या करते थे वहां पे निवास। अश्वघोष हो गए, वसुमित्र हो गए, ये लोग कौन थे? निवास करते थे। जो वसुमित्र और अश्वघोष थे ये क्या थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे के रूप में आए थे, और कनिष्क इसका संरक्षक था, शासक था उस समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में क्या हुआ था? कंडक्ट कराई गई थी, आयोजित की गई थी। तो दरबार में नहीं गया था, कनिष्क के दरबार में नहीं गया था, कनिष्क प्रथम के दरबार में। अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाखदत्त की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त। वसुमित्र, अश्वघोष सभी को पता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के संबंधित है। पार्श्व भी उनके दरबार में निवास करते थे कनिष्क प्रथम के, और जो विशाखदत्त थे इनके दरबार में संबंधित नहीं है, नहीं आए थे यहां पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख, रबतक अभिलेख में नहीं है? रबतक अभिलेख किसका है? कनिष्क का है, और जो है किसमें इसका उल्लेख नहीं है, कौन से नगर का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है? श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कौशांबी और चंपा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो श्रावस्ती है सहेत महल से पहचान की जाती है, इसका उल्लेख जो है हमें नहीं मिलता है। कहां? हमें जो कनिष्क का रबतक अभिलेख है उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी पाटलिपुत्र, कौशांबी और चंपा का उल्लेख हमें मिलता है। कौशांबी सभी को पता है, इलाहाबाद के बगल में स्थित है, प्रयागराज के बगल में। सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? सभी को एक लाइन का क्वेश्चन था भाई, ये हमने बताया था अभी कुछ देर पहले भी। सिमुक थे वो कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चोल चेर पांड्य जब हमने पढ़ाया था संगम काल, उसमें अच्छी तरह से आपको बताया गया था। संगम काल का वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, अगर इस चीज को आप लोग रिवाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा इस चीज को देखिए और अपने नोट को देख लीजिए।
अगर ज्यादा दिक्कत हो वीडियो देखने तो नोट्स अपना देखिए, नोट किए होंगे आप, नोट्स को देख लीजिए, चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ये सब जरूरी चीजें हैं, याद करना जरूरी है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान का बामियान, बामियान बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान में जगह है भाई बामियान। जब आप एमएम एडमिशन लेंगे और थर्ड ग्रुप, यहाँ पे बीएचयू को बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो ग्रुप वाइज होता है एएससी में 5 ग्रुप होते हैं, उसमें आप थर्ड ग्रुप लेंगे तो इसमें कल्चर कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें बामियान आएगा। सेकंड सेमेस्टर में क्या आएगा? बामियान आपको पढ़ना रहेगा। हिंदू मंदिर के कारण हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु एवं बुद्ध प्रतिमा हेतु, बुद्ध प्रतिमा हेतु बामियान प्रसिद्ध था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। कहां अवस्थित थी बताइए राजधानी? अभी संस्थापक पूछा था भाई, इसका सीमुख संस्थापक थे इसके। अवस्थित है राजधानी कहां इसकी बताइए आप सभी? वो थी अमरावती में। अवस्थित कहां थी? अमरावती, आंध्र प्रदेश, अमरावती। क्लियर है? कथन और कारण का तीसरा चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण जो है कहां से व्यापार करते थे? फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसमें कथन और कारण में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन बताइए आप सभी, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार होता था ये तो सत्य बात है भाई। हमने बताया ना कि कुषाणों का व्यापार चलता था, संपर्क था विदेशी व्यापार से, समुद्रिक माध्यम से होता था। तो ए सही है, ए सही है इसमें, और आर गलत है। हमारा एक ऑप्शन भी पता रहेगा इसमें, ए सही है। अगर हमको कंफर्म है कि ए सही है भाई, तो उसको समझ सकते हैं कि ए सही है और आर गलत है। कैसे? उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं, सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि के कारण ये लाल सागर और व्यापार नहीं करता था, लेकिन व्यापार करता था भाई, तो इसका कारण आर गलत हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर, दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर, क्या पूछा है? जो भारत का मानचित्र है उसका जो ये दक्षिण का हिस्सा है, यही तो है, यही तो है दक्षिण भारत। ये दक्षिण भारत दिख रहा है आपको इधर से, ऐसे इधर कावेरी नदी हो जाती है। तो बताएं इसमें से दक्षिण भारत का पश्चिमी तट का पूछा है। कौन सा पूछा है? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का बताएं तो मुजरिस हो गया या मुसीर, मुसीर हो गया, और हो गया तोंडी। मुसीर और तोंडी जो क्या है? पश्चिमी तट के बंदरगाह है, यानी कि इस तट के। पश्चिमी तट इधर होगा, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। मुसीर और तोंडी जो है आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह है दक्षिण भारत के। सातवाहनों ने क्या किया भाई? क्या पूछा है क्वेश्चन? सातवाहनों ने प्रचलित नहीं किए थे। कौन सा सिक्का इसमें से सातवाहनों के द्वारा प्रचलित नहीं किया था? प्रचलित नहीं किया गया था, नहीं चलाया गया था, नहीं जारी किया गया था। सबसे पहले तो आप जान लें कि सातवाहन ने क्या किया था? शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशों के सिक्कों का भी ने श्रेय जाता है सातवाहनों को। शीशा हो गया, रजत के सिक्के भी चलाए थे, रांगा एक धातु होती है उसके भी सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के जो है इन्होंने नहीं चलाए थे। स्वर्ण को क्या मानते थे लोग? बहुमूल्य धातु मानते थे। हालांकि बहुमूल्य होती भी है स्वर्ण, तो इसलिए स्वर्ण को बहुमूल्य धातु माना जाता था और उससे इन्होंने सिक्के नहीं चलाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योधेय का टकसाल केंद्र था? जो योधेय थे इनका जो टकसाल का केंद्र था वो कौन सा था? देखिए योधेय जो है मौर्योत्तर काल से संबंधित है। इसका हमने आपको थ्योरी में इसका जिक्र नहीं किया था,
क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो टकसाल केंद्र है, सिक्के संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे उसका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योधेय टकसाल का केंद्र था, बताइए। जो रोहतक है, हरियाणा जिले में पड़ता है रोहतक, ये जो है भाई योधेय टकसाल का केंद्र था। टकसाल मतलब सिक्के ढाए जाते हैं, योधेयों के सिक्के जो है टकसाल जो है रोहतक में थे। क्लियर है? हरियाणा में पड़ता है भाई रोहतक। निम्नलिखित में से किसे यवन प्रिय भाई पूछा है। जब हमने पढ़ाया था विदेशी आक्रमण और सिकंदर को पढ़ाया था, तो उसमें यवन प्रिय का हमने उल्लेख किया था। यवन प्रिय को बताया था कि यवन प्रिय क्या होता है, तो ये होती है काली मिर्च। भारतीय काली मिर्च के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया जाता था। रेशम को कौशेय कहा जाता था। भारतीय मोती जानते ही हैं, हाथी दांत पता ही है आपको। निम्नलिखित शासकों में किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने वाला कहा गया। वर्ण व्यवस्था का रक्षक, जो वर्ण व्यवस्था थी उसका रक्षक, और वर्ण संकरता को समाप्त करने वाला कहा जाता है। कौन सा शासक था भाई? पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग वंश के संस्थापक। कलिंग नरेश खारवेल थे, कलिंग वंश संबंधित। गौतमी पुत्र सातकर्णी वासुदेव कौन थे, इसमें बताएं आप सभी। सही उत्तर क्या होगा इसका, आप लोग सही उत्तर दीजिए। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है श्रेय जाता है कि उन्होंने वर्ण संकरता को और वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया था। वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण संकरता को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शक क्षत्रप सातवाहन काल में, शक और सातवाहन काल जो है में क्या था, स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात पूछा है। स्वर्ण और रजत सिक्कों का जो अनुपात था वो क्या था? देखिए सबको पता है कि जो रजत सिक्के थे वो सातवाहनों के द्वारा, रजत सिक्के, शीशे के सिक्के और रांगा के सिक्के, अभी हमने बताया कि 3 प्रकार के सिक्के बहुत ज्यादा चलाए गए थे। स्वर्ण सिक्के बहुत ही कम मात्रा में चलाए गए थे, यानी कि स्वर्ण का अनुपात कम रहेगा। स्वर्ण का अनुपात कम रहेगा, 1:35। ऑप्शन नंबर डी, 1:35 का जो है अनुपात था स्वर्ण और रजत सिक्कों का, शक क्षत्रप और सातवाहन काल में जो था। और हमने ये भी बताया अभी कि शक सातवाहन संघर्ष का अंतिम समय किसके समय था? सातवाहन शासक यज्ञशील सातकर्णी के समय। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। सातवाहनों के शासन के दौरान कटक से तात्पर्य था, जो कटक था, कटक शब्द प्रयोग हुआ है, वो किसके लिए प्रयोग होता था? सातवाहन काल संबंधित एक कटक शब्द है। कटक एक जगह का भी नाम है, हालांकि उसकी बात यहां पे नहीं कर रहा है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग समझ लेंगे कि किस चीज की बात कर रहा है। सैनिक वस्त्र और बस्तियां, सैनिक अस्त्र और शिविर, सैनिक समिति और शिविर, सैनिक शिविर और सैनिक बस्तियां। इसका सही जवाब दे आप सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिक शिविर और सैनिक बस्तियां। जो थे वो क्या थे? कटक कहा जाता था इनको। सातवाहनों का जो काल था उसके समय में कहा गया था कटक कहा जाता था। सैनिक शिविर और सैनिक बस्तियों को कटक कहा जाता था। याद रखिएगा इस चीज को। किसने कहा था भारत से व्यापार करके, जो भारत से व्यापार होता था मौर्योत्तर काल में रोम के साथ, तो किसी ने कहा, किसी इन चारों लोगों में से एक ने कहा कि जो व्यापार कर रहा है भारत के साथ रोम, वो खुद के कोष को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, खुद गरीब होते जा रहा है। कौन कहा था बताइए इसका। तो जो प्लिनी महोदय हैं, इन्होंने क्या कह दिया भाई कि भारत के साथ आप व्यापार करेंगे रोम जी, तो क्या हो जाएगा? आपका धन रिक्त हो जाएगा, कोष खाली हो जाएगा आपका, आप गरीब हो जाएंगे और भारत अमीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस देवता का अधिक लंबा इतिहास मिलता है? जो कुषाणों की मुद्राएं थी उनमें हमें किस देवता का लंबा इतिहास देखने को मिलता है? वो कौन से देवता हैं? विष्णु हैं, मिहिर हैं, शिव हैं और बुद्ध हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताते चलें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के
इस क्वेश्चन को थ्योरी में नहीं बताया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव। शिव जो है वो ऐसे देवता हैं कि उनके बारे में इतिहास सर्वाधिक मिलता है किसमें, कुषाण मुद्रा प्रणाली में सर्वाधिक लंबा इतिहास इनका मिलता है भगवान शिव का। रस चिकित्सा के बारे में पूछा है। रस चिकित्सा आविष्कार कौन था किया था इसका जो आविष्कार किया था नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन माध्यमिक मार्ग के भी प्रणेता हैं और शून्यवाद के जनक हैं, प्रज्ञा पारमिता सूत्र के रचनाकार हैं। नागार्जुन के बारे में 3 चीजें आप लोग याद रखिएगा। नागार्जुन वरामीर की है और आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। वरामीर की रचना है, क्या है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से खारवेल ने अपने राज्य के किस वर्ष में गोरखगिरी पर आक्रमण किया। जो गोरखगिरी पहाड़ी थी, पहाड़ी क्या कह सकते हैं, ये समझ लीजिए कि एक उधर जगह भी था, ये गोरखगिरी जगह ही है, पहाड़ी नहीं कहेंगे इसको, जगह कहेंगे। आक्रमण किया था वो किस वर्ष किया था खारवेल ने। तो खारवेल ने आक्रमण किया था गोरखगिरी पर जिस वर्ष, इसका जो उत्तर आपको हम ऐसे बताएंगे, जैसे अशोक ने आक्रमण किया था 8वें वर्ष कलिंग पर, तो इसका भी हो जाएगा 8वें वर्ष, अष्टम वर्ष में क्या किया था इसने, गोरखगिरी पर खारवेल ने आक्रमण किया था। वो मौर्य काल था, ये मौर्योत्तर काल चल रहा है। इस चीज को आप लोग रिलेट करते हुए ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, चीजों को क्लियर करते चलना है। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त होता है। भाई किस स्तूप से प्राप्त होता है दशरथ जातक का शिल्पांकन, आप लोग इसका सही उत्तर दें 39 का। जो 39 है इसका जो नागार्जुनिकोंडा है, इससे क्या होता है दशरथ जातक का भाई शिल्पांकन प्राप्त होता है और दक्षिण भारत में स्थित है। इस चीज को आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहनों का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। देखिए अभिलेख इंपॉर्टेंट है, हम लोग को हमने पहले ही आपको बताया था कि अभिलेख भाई इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों के आधार पर लिखा गया, यह सत्य बात है, बिल्कुल सही है। हिंद यवन सॉरी एक मिनट, हिंद यवन जो है शासकों का इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है, यह भी सही बात है। हिंद यवन शासक जो थे, मिनांडर था इसमें शासक, एक बहुत मतलब शक्तिशाली शासक कह लीजिए एक तरह से। जो हिंद यवन शासक था, सिक्कों के आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। सातवाहनों का अभिलेखों के आधार पर, हिंद यवन का सिक्कों के आधार पर, यह भी सही है। बृहत फलायन वंश का इतिहास ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है, यह भी सही है। बृहद फलायन वंश बहुत ही छोटा सा वंश है, इसके बारे में क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन यहां से क्वेश्चन एक बना है, मान लीजिए, तो इसको आप पढ़ लीजिए। बृहद फलायन वंश का इतिहास ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है। क्या किया गया है? लिखा गया है। यानी कि असत्य कथन पूछा है, इसमें एक भी असत्य प्रतीत नहीं होता है। ऑप्शन देखेंगे क्या है, तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन आपका डी, सभी सत्य हैं, सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। इस चीज को आप लोग पढ़ लेंगे ना। सातवाहनों का इतिहास अभिलेखों के आधार पर, और जो हिंद यवन शासक है सिक्कों के आधार पर, और एक बृहद फलायन वंश है भाई, इसका इतिहास ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? जो कुषाण शासक थे, यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुइशुआंग। कुइशुआंग जो थे इसी से संबंधित थे। कौन? यूची जाति से संबंधित थे, कुषाण की यूची जाति से संबंधित थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्ले की प्रसिद्ध गुहा, कार्ले की जो प्रसिद्ध गुहा है, चैत्य का निर्माण अधोलिखित में किसके द्वारा करवाया गया? कार्ले की जो प्रसिद्ध गुहा चैत्य है, उसका निर्माण जो कराया गया था, वो कराया गया था श्रेष्ठी भूतपाल। श्रेष्ठी भूतपाल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रेष्ठी भूतपाल के द्वारा
इस गुफा का, कार्ले गुफा का निर्माण कराया गया था। शकों को अधोलिखित में से किसकी शाखा माना जाता है? शकों को मैंने बताया था कि शकों को सीथियनों की शाखा माना जाता है। जो सीथियन थे इन्हीं को शकों की शाखा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। शाहजी ढेरी के स्तूप प्रांत पुरावेश धातु मंजूषा किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? किसके साथ? बुद्ध की आसनस्थ, जो आसन, बुद्ध के आसन के साथ, और किसकी आसनस्थ आकृतियां हैं? तो आप लोग इसका सही उत्तर बताएं। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, शिव एवं ब्रह्मा, विष्णु इंद्र, किसकी आकृतियां हैं? तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मा और इंद्र के साथ बुद्ध को आसनस्थ किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसका क्या मतलब भाई? ब्रह्मा और इंद्र के साथ इनका तादात्म्य करने का, यानी कि इनके समान इनको, मतलब जो है इनके समान इनकी आस्था बौद्ध से भी थी, लोगों की, जो उस समय जो लोग मानते थे बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? विजयपुरी को कौन सा निरूपित करता है? जो इक्ष्वाकु शासक के प्राचीन नगर विजयपुरी को कौन निरूपित करता है? किसका नाम विजयपुरी था? आप लोग बताएंगे। तो जो नागार्जुनिकोंडा है, ये जो है विजयपुरी को, भाई नागार्जुनिकोंडा या विजयपुरी, क्या विजयपुरी को निरूपित करता है। याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर जो 46 है, इसमें पूछा है कि पार्थियन शासकों में किसका शासन काल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त-ए-वाही। देखिए अभिलेखों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनी रहे आपके। देखिए तख्त-ए-वाही निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है। तख्त-ए-वाही किसका अभिलेख है? इससे निर्धारित किया गया है। तो बताइए कौन सा है? तो ये है गोंडो फर्नीस। किसका? गोंडो फर्नीस। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 46 का बी। आगे बढ़ेंगे, 47। निम्नलिखित में से किसका, पूछा है कि जो निम्न दिए गए हैं नीचे, किसका जो है पेरिप्लस ऑफ ईस्टियन सी लेखक इसका अज्ञात है, दक्षिण भारत के बाजार के रूप में उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारत के बाजार के रूप में पेरिप्लस ऑफ ईस्टियन सी में किसको उल्लेखित किया गया है? तो इसका बताना है प्रतिष्ठान तगर, कल्याण कन्हेरी, नासिक जुन्नर, अमरावती तगर। तो इसका जो सही हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा प्रतिष्ठान तगर, जो है पेरिप्लस ऑफ ईस्टियन सी में इनका उल्लेख बाजार के रूप में किया गया है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन हमारा। गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। देखिए इन्होंने वर्ण संकरता को भी समाप्त किया था। हमने बताया कि वर्ण संकरता को इन्होंने समाप्त किया था, और जो वर्ण व्यवस्था के क्या थे? संरक्षक थे। वर्ण संकरता को समाप्त कर वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला सातवाहन शासक था। बताना है जिसने अवच्छ प्रकार की मुद्राएं चलाई। अवच्छ प्रकार की मुद्राएं चलाई, ये कथन है, ये कथन है। इसमें से बताइए कौन सा कथन आपका सही है? ऑप्शन बताइए कौन सही है, कथन नहीं, ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48। तो जो है ये तो गलत है भाई, सातकर्णी चतुर्वर्ण का विरोधी नहीं था। ए इधर भी ए गलत है, ए गलत है। इसमें देखिए ए गलत मिल रहा है क्योंकि वो विरोधी नहीं था, वर्ण संकरता का उसने समाप्त किया था, ना कि वर्ण व्यवस्था का क्या था, वो संरक्षक था और वर्ण संकरता को समाप्त करने वाला था। तो ए गलत है जबकि बी सही है। बी क्या सही है भाई? अवच्छ प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी किसके द्वारा? जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। यह पहला सातवाहन शासक था जिसने क्या की? अवच्छ प्रकार की मुद्राएं जो है चलाई गई, निर्गत की अपने द्वारा। इस चीज को, दोनों कथनों को आप याद रखिएगा। देखिए कथन जब आपके पास याद रहेगा ना,
तो आपको क्वेश्चन कहीं से घुमा पूछा, क्या पता ऑप्शन में अवाच्य प्रकार की मुद्राएं पूछ दिया, किसके द्वारा चलाई गई। तो ये नहीं है कि कथन वाला क्वेश्चन है तो कथन वाला ही आएगा, उसको आपको 4 ऑप्शन वाला भी दे सकता है, वस्तुनिष्ठ में भी उसको पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। इसको आप इसलिए चीजों को क्लियर करते हुए चलिए एकदम सही से। अगला क्वेश्चन हमारा 49 जो क्वेश्चन है क्या पूछा है, वह प्रथम पूछा है सातवाहन राजा जिसने सिक्कों पर राज सिर का अंकन कराया। राज सिर का अंकन कराया, वह प्रथम सातवाहन शासक कौन था। सभी को पता है कि इनके सिक्कों पर राज सिर का अंकन मिलता है सातवाहनों के, तो वो कौन सा शासक था जिसने ये शुरू किया अंकन कराना, बताइए आप सभी। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्कों पर क्या मिलता है, राज सिर का अंकन मिलता है। राज सिर का अंकन गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्कों पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहनों की शासकीय भाषा थी, शासकीय भाषा प्राकृत थी। सभी को पता है ये चीज कि शासकीय भाषा जो सातवाहनों की थी क्या थी, प्राकृत भाषा थी इनकी शासकीय भाषा। इसी के प्राकृत भाषा के रूप में क्या करते थे, ये सभी शासनीय कार्य, अपना शासक से संबंधित प्रशासकीय कार्य जो करते थे वो प्राकृत भाषा में करते थे। वह राजा जिसने मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, सेंट्रल एशिया, वहां तक भाई शासन किया, वो थे कनिष्क। जो कनिष्क का साम्राज्य था वो मध्य एशिया तक फैला था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य कनिष्क याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ है भाई मोरों से, तो वो ग्रंथ है बावेरु जातक। कौन सा ग्रंथ है, बावेरु जातक। वो ग्रंथ है जिसमें पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात में उल्लेख हुआ है। जो पश्चिम एशिया का जो देश था वो क्या करता था, मोरों का निर्यात करता था। ये किसमें मिलता है, बावेरु जातक में हमको इसका वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है पता है सभी को, शासन एवं शासन संबंधित कार्यों की, को याद रखिएगा अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन हमारा, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे, किस शासक ने चलाए थे। मिनांडर हो गया, हुइस्क हो गया, डिमिट्रियस हो गया, कड़फिशस हो गया, किसने चलाए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 53 का आप लोग सही जवाब दीजिए। तो जो 53 का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हुइस्क। हमने हिंदू देवी देवताओं संबंधित सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे, हुइस्क ने। हमने इस चीज को थ्योरी वाले पार्ट में कराया था कि जो हिंदू देवी देवताओं संबंधित थे वो किसने सिक्के चलाए थे, हुइस्क ने चलाए थे। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। जो प्राचीन श्रेणियां मतलब व्यापारियों से संबंधित है, तो ये जो है बैंक का भी कार्य करते थे। किस अभिलेख से हमें पता चलता है, बताइए आप सभी, कौन सा अभिलेख है जो बैंक से श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी, इसका हमें उससे साक्ष्य मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग सही जवाब दीजिए। तो जो हुइस्क का है मथुरा अभिलेख, इसमें क्या मिलता है हमें कि श्रेणियां जो है बैंक का कार्य भी करती थी। हुइस्क के जो है मथुरा अभिलेख से इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथी गुफा अभिलेख विंसप स्टर्लिंग ने खोजा था। सही जवाब है भाई, हमने बताया था इसको, विंसप स्टर्लिंग ने ही खोजा था। किसको, हाथी गुफा अभिलेख को विंसप स्टर्लिंग के द्वारा खोजा गया था। अंतिम सातवाहन शासक पुलवामी चतुर्थ था। सातकर्णी प्रथम ने केवल एक अश्वमेध यज्ञ किया। मिनांडर की राजधानी तक्षशिला थी। सत्य कथन बताना है, इसमें से कौन था कथन सत्य है। आप लोग इसको एक बार पढ़िए और इसका सत्य कथन बताइए आप सभी।
जो हमने बताया विंसप स्टर्लिंग खोजा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अंतिम सातवाहन शासक हमने बता दिया था कि जो सातवाहन शासक था अंतिम वो कौन था, वो पुलवामी चतुर्थ ही था, यानी कि पुलवामी चतुर्थ था। इसका मतलब 1 2 भी सही हो गया। सातकर्णी प्रथम ने केवल ये यज्ञ किए, एक अश्वमेध किया नहीं, ये गलत है भाई, ये तो गलत हो गया हमारा। मीनांडर की राजधानी तक्षशिला थी, ये भी गलत है, मीनांडर की राजधानी तक्षशिला नहीं थी। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है इसमें सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था। पश्चिमी तट पर बंदरगाह हमने बताया था मुसीर और तोंडी, जो दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे। मुसीर और तोंडी, इसमें पूछा है कि कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यानी कि कल्याण जो है मुसीर है और सूरपारक है, किधर है, सभी दक्षिण में है। एक इसमें नहीं है, कौन है, मोतुपल्ली। ऑप्शन नंबर डी, मोतुपल्ली जो है ये यहाँ पे दक्षिण में स्थित नहीं है, किसमें, पश्चिम में। ईसाई धर्म से क्वेश्चन पूछा है भाई, ईसाई परंपरा के अनुसार निम्न शासकों में कौन ईसाई बन गया। किसके समय ईसाई भारत में आया था, सर टॉमस किसके समय भारत में आया था, आप लोग इसका जवाब दीजिए। और वही प्रथम ईसाई बना था, और वही जो है प्रथम ईसाई धर्म का प्रमाण उसी के समय से मिलता है, वो हो गया गोंडो फर्नीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गोंडो फर्नीज जो है ईसाई बन गया था ईसाई परंपरा के अनुसार। इसके समय भी ईसाई भारत आया था, प्रथम ईसाई भारत आया था गोंडो फर्नीज के समय, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। भारतीय शासन तंत्र में छत्र प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया है, यह किया गया है जो शक थे, विदेशी आक्रमणकारी शक थे, इनके द्वारा क्या किया गया है, छत्र प्रणाली का विकास किया गया है। शक, छत्रप, रुद्रदामन, इनके उपाधियां भी धारण करते थे भाई छत्रप की, ये लोग अपने नाम के आगे छत्रप लगाते थे, आगे पीछे छत्रप लगाते थे ये लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से द्विभाषीय सिक्के जारी करने वाला कौन अंतिम राजा था। कौन अंतिम राजा था जिसने द्विभाषीय सिक्के जारी किए थे भाई, कौन राजा था, कुजुल कटफिशस, कनिष्क, विम कटफिशस, हुविस्क। 59 का आप लोग सही जवाब दें। तो 59 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। विम कटफिशस जो था अंतिम शासक था भाई, जिसने क्या किया था, द्विभाषीय एवं द्विभाषीय सिक्के जारी करने वाला ये अंतिम शासक था। इसके बाद द्विभाषीय सिक्के जारी होना बंद हो गए। हुइस्क के सिक्कों पर मैंने बताया था कि हिंदू देवी देवताओं का अंकर मिलता है, चतुर्भुजी विष्णु का किसके सिक्कों पर अंकर मिलता है, हुइस्क हो जाएगा, जैसा कि पीछे हमने अभी हटाहट के ऑप्शन हो। निम्नलिखित में से कनिष्क सारनाथ बौद्ध मूर्ति लेख में वर्णित बौद्ध भिक्षु कौन है। पहला तो बल है, हम आपने आपको बता दिया, बल जो बौद्ध भिक्षु थे उनका जो है सारनाथ बौद्ध मूर्ति में उल्लेख में वर्णन मिलता है बौद्ध भिक्षु के रूप में। एक बल है और एक है पुष्य वृद्धि, बल और पुष्य वृद्धि। 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि बल और जो पुष्य वृद्धि थे ये क्या थे, जो है बौद्ध मूर्ति में लेख में इनका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, बौद्ध मूर्ति लेख में इनका वर्णन मिलता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला है हमारा, विम कटफिशस ने सोने की मुद्राएं किन श्रेणियों में जारी की थी। विम कटफिशस ने जो सोने के सिक्के जारी किए थे उन्होंने किन श्रेणियों में जारी की थी, तो द्विदिनार था, अर्ध दिनार नहीं था, दिनार और पाद दिनार, ये जो है 3 प्रकार की इन्होंने जारी किए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो 61 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे, द्विदिनार बताया हमने, द्विदिनार प्रकार का, एवं दिनार, तो तीसरा तो था
5 दिनार, ये जो अर्ध दिनार इन्होंने नहीं चलाया था। तो इसको याद रखिएगा। देखिए भाई, चीजें नोट करने और याद करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही चीजें हमें याद होंगी परीक्षा में। प्रैक्टिस के माध्यम से जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक बार क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना कम से कम इसको 3-4 बार, 4 बार तो कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए भाई, 1-2 बार पढ़ने से नहीं होने वाला है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और अंतिम समय में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए। उसका अंतिम समय आ जाता है तो क्या कहता है, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए और ईमानदारी के साथ कार्य करिए। जो भी कार्य करिए ईमानदारी के साथ करिए, खुद के साथ ईमानदारी करना है आपको। द्विलिपीय, अगला क्वेश्चन हमारा, द्विलिपीय मुद्रा लेख वाले सिक्कों को निर्गत करने वाला अंतिम कुषाण सम्राट बिम कटफिशेस था, वे लिपियां थी। किस लिपियों में? द्विभाषी लिपि सिक्के जो जारी किया था, शासक का नाम यहाँ पे बता दिया गया है भाई, बिम कटफिशेस। अभी एक क्वेश्चन था ऐसा ही कि द्विभाषीय सिक्के जारी करने वाला अंतिम शासक था बिम कटफिशेस, हमने बता दिया। लेकिन वो लिपियां कौन सी थी? द्विभाषीय तो थे जो, लेकिन वो 2 लिपियां थी, वो कौन सी थी? इसका इसमें सही जवाब मांगा है। तो आप जानते चलिए कि जो खरोष्ठी लिपि थी और यूनानी थी, ये दोनों लिपियां हैं उसके सिक्कों पर मिलती हैं। तो खरोष्ठी और यूनानी, बी और सी ऑप्शन आपका जहां भी होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के चित्र वाले बौद्धोल्लेख सहित सोने के सिक्के तथा शकमनो बौद्धोल्लेख वाले तांबे के सिक्के किस राजा ने जारी किए? देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। एक पूछा है कि जो बौद्धोल्लेख है और एक शकोमनो बौद्धोल्लेख है, इस सिक्कों दोनों ने किसने जारी किए हैं? तो आपको जो कुषाण शासक हैं उनका नाम दिया गया और एक डिमेट्रियस का नाम दिया गया इसमें। तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो कनिष्क थे भाई, एक कनिष्क थे, क्या किए थे? बौद्धों। और जो बिम कटफिशेस थे वो शकमनो बौद्धों तांबे के सिक्कों पर जारी कराए थे, और ये सोने के सिक्के पर कनिष्क ने जारी कराया था। बौद्धों और शकमनो बौद्धों, सोने और तांबे, कनिष्क और बिम कटफिशेस आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शकमनो बौद्ध और क्या है, एक बौद्धों। दोनों क्लियर है? इस चीज को मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी कराया था भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस सातवाहन नरेश के सिक्कों पर अपने मस्तक का चित्रण करवाया गया? मस्तक का चित्रण करवाया गया, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। आपको एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूं इसी प्रकार का क्वेश्चन, वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहां पे पूछा गया कि मस्तक का चित्रण करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, इसका आप लोग सही जवाब दें ऑप्शन के माध्यम से। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, इन्होंने क्या किया? राजशिर प्रकार की क्या की मुद्राएं चलाए। राजशिर का मतलब होता है कि अपने मस्तक का चित्रण ही कराया था उन्होंने। हमने बताया कि क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो भी यहां से आप समझ सकते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने मस्तक का या राजशिर, राजशिर का अंकन करवाया था सिक्कों पर। इस चीज को आप लोग देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, 2 बार नोट कीजिएगा, मस्तक और राजशिर प्रकार का सिक्का। नोट करते समय भी आप लोग ध्यान करिए, नोट जितना शॉर्ट से शॉर्ट बना सके, आपको समझ में आए, लेकिन इतना शॉर्ट ना बनाइए कि बाद में आपको समझ ही ना आए। तो राजशिर या मस्तक ऐसे लिख लीजिएगा, राजशिर हो गया या मस्तक लिख के, मस्तक सिक्का लिख दीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो सिक्का लिख के, और इसका सातकर्णी का नाम लिख दीजिएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। बस ये नहीं लिखना है कि सर्वप्रथम किसने सातवाहन नरेश सिक्कों पर मस्तक का चित्र करवा था, इतना नहीं लिखना है आपको। सीधा लिखना है कि राजशिर या मस्तक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी, इतना नोट कर लेंगे। और आप जब रिवीजन करेंगे तो उसको कम समय में रिवाइज कर लेंगे भाई। देखिए मैं इतने विस्तृत तरीके से बता रहा हूं, आप भी ऐसे नोट करने लगेंगे तब तो रिवीजन करने समय बहुत दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जैसे बता रहा हूं, राजशिर या मस्तक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी, नोट हो गया, और एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 65, किस हिंद यवन शासक ने भारत में द्विभाषी सिक्के प्रचलित किए?
डिमेट्रियस। हिंद एवं शासक डिमेट्रियस ने क्या किए, भारत में जो है द्विभाषीय, अबिम कटफिशस ने खरोस्टियम यूनानी का प्रयोग किया था भाषा के उसमें लिपियों के रूप में। डिमेट्रियस हिंद एवं वंश का शासक था भाई डिमेट्रियस। कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर किस देवता का अंकन नहीं हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर अंकन नहीं हुआ है। बुद्ध, महासेन, मैत्रेय बुद्ध, अमिताभ बुद्ध, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको बताते चलूं कि जो बुद्ध का अंकन मिलता ही है, महासेन का अंकन मिलता है कार्तिकेय के रूप में, ठीक है, मैत्रेय बुद्ध का अंकन भी मिलता है, अमिताभ बुद्ध का अंकन नहीं मिलता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? वो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमिताभ बुद्ध का कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर किसी भी प्रकार का कोई अंकन नहीं हुआ है। 67 हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में कन्नवेड़ा एक शब्द आया है या नदी है, इसकी पहचान किस नदी से की गई है जो आधुनिक समय की नदी है? महान नदी है भाई, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। वो कौन सी नदी है आप लोग बता दीजिए। अब इतना हिंट दे दिया हूं आपको, वो है गंगा नदी। कन्नवेड़ा की पहचान की जाती है हाथी गुफा अभिलेख से गंगा नदी की। और सातकर्णी में बताया था कि हाथी गुफा अभिलेख में सातकर्णी की पहचान गौतमी पुत्र सातकर्णी से की जाती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। किस कुषाण शासक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मातंग एवं धर्म रत्न चीन गए? कश्यप एवं मातंग जो थे धर्म रत्न ये चीन गए थे। किस शासन के काल में, किसके शासन काल में ये चीन गए थे? क्वेश्चन नंबर 68। इसका जो आपको उत्तर देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर कहां देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आज का जो सेशन था हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।